बहुत उथल पुथल वाला हफ्ता रहा। नरेंद्र मोदी के चुने हुए, नरेंद्र मोदी की पसंद अचानक झाड़ पोंछ कर निकाले गए समाजवादी, कांग्रेसी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता दल में पहले थे, 89 से 91 सांसद रहे वो, फिर कांग्रेस में आ गए, चुनाव हार गए, उसके बाद फिर हारे, फिर तीसरे स्थान पर चले गए झुंझुनू और अजमेर, और उसके बाद 5 साल के लिए वो विधायक रहे। मैं बात कर रहा हूं सीनियर एडवोकेट जगदीप धनखड़ जी की, जिनकी रीढ़ की हड्डी, जिनकी लोच को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, जिनको लेकर विपक्ष आज कह रहा है कि अरे इतने अच्छे आदमी थे धनखड़ जी, क्या हो गया, जिनके इस्तीफे का रहस्य हर दिन नई कहानी लेकर आता है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। और वो रहस्य तो अब नहीं रह गया है, लेकिन कितना बड़ा एक, उसको कहते हैं ना कि कू जैसा तो नहीं कहेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कू नहीं हो सकता, लेकिन विपक्ष को कैसे एक साथ लेकर मोदी सरकार के ही खिलाफ वो एक नैरेटिव बनाने में लगे थे। तो शुरुआत तो वहीं से करते हैं राजशोर। हाँ हर्षवर्धन, दरअसल समस्या यहाँ पर यह है कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था में वो नंबर 2 की स्थिति में थे। और मुझे लगता है कि अगर व्यक्तिगत तौर पे जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात की जाए तो अपने राजनीति के अपने करियर के चरम पर थे, और उन्होंने चाहे जिस समाजवादी काल की आप बात करें या फिर आप कांग्रेसी काल की बात करें, जो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के युग में और बल्कि मोदी युग में मिला, वो कभी ना उनको मिल सकता था, अलब्ध था, कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी उनका ऐसा बर्ताव, ऐसा क्यों? तो अब यहाँ पर 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा हर्षवर्धन। ये बार बार जो झाड़ पोंछ के बाहर से लेकर लोग आए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये एक समस्या लगातार बनती चली जा रही है, क्योंकि बोलते हैं ना कि आपने तत्काल कुछ दवा तो ले ली, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। जगदीप धनखड़ उसका एक जीता जागता उदाहरण है। नहीं, इतने खतरनाक होते हैं कि दवा ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ गया। बिल्कुल। और आप ये देखिए, ऑपरेशन ऐसा वैसा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तख्ता पलट, तो वो तो नहीं कर सकते थे, उस हैसियत में वो नहीं थे राजनीतिक, लेकिन जो वो कर रहे थे, उन्होंने निश्चित तौर पर अपने पद की मर्यादा का बहुत ज़्यादा उल्लंघन किया, उसको उन्होंने तार तार किया। ये सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भी है, सरकार पर भी है। लेकिन क्या कर रहे थे जगदीप धनखड़, थोड़ा सोचिए। पिछले कुछ दिनों से हर्षवर्धन, प्रोटोकॉल को लेकर राज्यपालों को तलब कर लेना, राज्यपाल चिट्ठी लिख कर दें तब उसके बाद होगा। अच्छा, एक कहानी शुरू कहाँ से होती है, इसको देखिए, ईरान से शुरू होती है। 2024 में मई में जब वहाँ पर उनके राष्ट्रपति जब खत्म होते हैं, तो वो जाते हैं वहाँ पर मातम पुरसी के लिए। आपको मालूम है हर्षवर्धन, वहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ पर प्रोटोकॉल के लिए जो मिनिस्टर आता है वो वेट करता रहता है 2 घंटे। उनके दामाद और उनकी पुत्री 2 घंटे तक वहाँ पर खरीदारी करते रहते हैं ड्यूटी फ्री में। उसके बाद वो चले जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं हमारे पास और काम है, फ्लीट लगी हुई, आप आ जाइएगा। इस पर वो सख्त आपत्ति जताते हैं, विदेश मंत्रालय में लिखित आपत्ति जताते हैं। फिर स्वीट को लेकर बवाल होता है, और एक देश में नहीं, जगह जगह होता। उनको आपत्ति इस बात पर भी होती है कि भाई दूसरे छोटे देश का राष्ट्रपति आया है, उसको प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर रखा गया, तो उनको समझाना पड़ता है विदेश मंत्रालय की तरफ से, देश कितना भी छोटा हो, लेकिन प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। फिर देश के अंदर उनको आपत्ति इस बात पे होती है कि भाई प्रधानमंत्री से ऊपर वो आते हैं, राष्ट्रपति के बाद वो आते हैं, तो उनकी जो गाड़ियों का काफिला है उसमें मर्सिडीज होनी चाहिए, उसमें काफिले में गाड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एसएचओ वर्दी के साथ वहाँ पर तैनात है, नहीं तैनात। जरा नॉर्थ एवेन्यू में एक बार पता कर लीजिएगा क्या स्थिति है हर्षवर्धन, कि वहाँ पर अगर एसएचओ नहीं है तो उसके लिए भी रिटर्न कंप्लेन चली गई है। ये लगातार वो कर रहे थे। चलिए, ये सब भी ठीक है। अब उन्होंने जो किया जुडिशरी पर, आप याद करिए कि बार बार नरेंद्र मोदी सरकार ये सोच रही थी और कहती चली आ रही थी कि टकराव जैसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। और संविधान संशोधन पे आपको याद है दत्ता जी का जो पूरा एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में तो आप भी थे हर्षवर्धन, उसमें उन्होंने 2 शब्दों पर, जो सेकुलर और सोशलिज्म शब्द पर जो आपत्ति की थी, उस पर जो है जगदीप धनखड़ ने लंबा चौड़ा बयान दे दिया। जबकि संघ का कहना, किसी सांसद का कहना, लेकिन मंत्री और उपराष्ट्रपति का कहना, मतलब सरकार जो है संविधान में संशोधन करने जा रही। 2024 के पूरे चुनाव में अगर आप देखेंगे, मोदी सरकार पर सबसे बड़ा जो आरोप था और उनके खिलाफ जो कैंपेन चला था कि संविधान संशोधन करने जा रहे हैं। अभी इस विवाद से बचना चाहते थे नरेंद्र मोदी।
उसके बाद भी वो उस पर लगातार आगे बढ़ते गए। जुडिशरी में जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा, हम और हर्षवर्धन और तमाम प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर ही नहीं, लगातार कहते चले आ रहे थे इस पर लगातार कार्रवाई हो, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही थी। इम्पीचमेंट, लोकसभा में 155 सांसदों के हस्ताक्षर हो गए थे, अच्छी खासी प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन बलिहारी तो हर्षवर्धन इनको भी देनी पड़ेगी, जो पूरा मतलब जेपी नड्डा और दूसरे जो लोग हैं, कि उनको पता ही नहीं चला किरण रिजिजू को कि वहाँ पर सीधे सीधे 63 सांसदों का जो है लिखित, 61 शायद 61 सांसदों का, 63 सांसदों का जो है वहाँ पर वो हो जाता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना तख्ता पलट के हर्षवर्धन, ये वही है कि संवैधानिक व्यवस्था में जब राज्यसभा के आप सभापति हैं तो आपको संसदीय कार्य मंत्री और जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसके नेता सदन के साथ मिलकर ही सदन चलाने की जिम्मेदारी होती है। उसमें अपोजिशन लीडर का भी होता है, लेकिन आप सिर्फ अपोजिशन के साथ मिलते दिखाई पड़ते हैं तो आपकी मंशा पर प्रश्न नहीं होगा। और एक बात और हर्षवर्धन लोगों को कम पता है, लोगों को लग रहा है कि उनसे अमित शाह ने बात की, नरेंद्र मोदी ने बात की, नहीं, उनसे बात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो काफ़ी श्रेष्ठ हैं और सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल है। लेकिन जब उनको तेवर दिखाए तो फिर राजनाथ सिंह ने फिर यूपी वाले अपने ठकुरैती वाले तेवर दिखा दिए। और जब तेवर दिखाए जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा था कि साहब इस्तीफा दे देंगे। और आपको याद है कि 800 लोग की पार्टी भी की थी उन्होंने, पत्नी के जन्मदिन पर 800 लोग की पार्टी उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, उस पर भी सवाल किया गया तो उस पर भी बहुत तीखे जवाब दिए, उसमें ज़्यादातर विपक्ष के लोग थे। तो ये जो डिजाइन जो है आपको समझ में नहीं आ रही कि इसके पीछे कुछ था और आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे थे, ये सोचने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जब चयन किया नरेंद्र मोदी सरकार ने उनका, नरेंद्र मोदी ने किया, उसके बाद ये जो परिस्थितियां आई हैं ये बड़े सवालों को तो जन्म दे ही रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, दो सबसे महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि आप तो ढेर सारे कारण निकल कर आ रहे हैं, लेकिन दो सबसे महत्वपूर्ण कारण, जब सरकार करप्शन के खिलाफ, विशेष करके एक सिटिंग जज पर करप्शन के गंभीर आरोप हैं, उस पर सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ती है। अमित शाह उस पूरे मामले को देख रहे थे, नरेंद्र मोदी खुद करप्शन के खिलाफ 10 साल की सरकार हो गई, कोई ऐसा दाग नहीं है, कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है। और सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई करना कितना कठिन होता है, उस पर सरकार सबको सहमति में लेती है। कपिल सिब्बल उसके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाल दी, उसके बावजूद किरेन रिजिजू सबसे मिलते हैं, सरकार सबके पास पहुंचती है। और उस आउटरीच का परिणाम कितना सुखद रहता है कि पूरी संसद एक साथ है, कम्युनिस्ट पार्टी, राहुल गांधी, उन सब ने उस पर हस्ताक्षर किए। लोकसभा में वो प्रस्ताव आना था, लेकिन उससे पहले 63 विपक्षी सांसदों के साथ। इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि बार बार जब ये ध्वनि आ रही कि सरकार को नहीं बताया तो आपको लगेगा क्यों बताया भाई, विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कराए, दे दिया। ये जब इंपीचमेंट होता है तो किसी भी एक पार्टी के करने से नहीं होगा, 2/3 बहुमत से सब होना होता है। और सरकार ने विपक्ष को अपने भरोसे में लिया, विश्वास में लिया। यहां राहुल गांधी तक से दस्तखत कराए, लेकिन वहां क्या हुआ, वहां सिर्फ विपक्ष का, और विपक्ष ने सत्ता पक्ष के सांसदों को जानकारी तक नहीं दी। अब सवाल ये है कि चेयर के तौर पर उनको क्या करना चाहिए था, उनको फ्लोर लीडर को, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनको ये बताना चाहिए था। और ये जो हड़बड़ी थी, ये जो इच्छा थी उनके मन में कि हम अपर हाउस के चेयरमैन हैं तो हम कमेटी बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। ये जिसको कहते हैं ना, स्पष्ट तौर पर जिसको अगर कहे तो सबसे बड़ा मसला यही हुआ। एक और मसला था, मोदी सरकार ने किसानों को लेकर, कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत कुछ किया, और लगातार कृषि मंत्री के सामने आप कहते हैं कि हम तो बड़ी पीड़ा में हैं, किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। 6,000 रुपए क्या होती है किसान सम्मान निधि, यानी जिस देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के करीब करीब 12-13 करोड़ किसानों को मिल रही हो, पहली बार नरेंद्र मोदी ने यह दुस्साहस दिखाया कि कहा कि हम किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। हर काम, सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर इनैम तक काम करने की कोशिश हो रही, वहां आप इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। और ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उपराष्ट्रपति हैं, आपको अगर कोई चीज कहनी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में कहनी चाहिए। कई बार ये कहा जाता है, ठीक है, कि ये जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनके लोग भी क्या अपने विचार व्यक्त नहीं करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिस सरकार ने आपको रखा है, जिस पार्टी ने आपको रखा है, जिस नेतृत्व ने आपको रखा है, अगर आप उसी को असहज कर रहे हैं तो ठीक नहीं। ये दोनों बड़े मुद्दे थे जो नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब थे, खुद वो इस पर बहुत काम कर रहे थे, और उस पर जगदीप धनखड़ जी ने उलट व्यवहार किया। विपक्षी नेताओं के साथ महाभियोग उनके खिलाफ जब लाया गया था, उसके बाद जिस तरह की एक कहे कि बुनहोमी दिखी, गलबहियां दिखी या नजदीकी दिखी, उसने बहुत ज्यादा चौकन्ना किया, और अंत में वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं थी। उपराष्ट्रपति को यूं त्याग पत्र देना पड़ा हो, ये आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। अब सवाल इसके आगे का है राजेश्वर,
अब क्या होगा, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। एक तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ दूसरे सत्यपाल मलिक हो सकते हैं। इसका जवाब आता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं हो पाएंगे, होते तो बहुत कुछ कर लेते, लेकिन ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे, नंबर एक। दूसरा, इसके बाद की जो स्थितियां हैं जिसमें सरकार संगठन में बड़े बदलाव की बात है, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के और ज्यादा कड़े चयन या कड़ाई, उसकी बात कही जा रही है। देखिए, ये मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्त में है हर्षवर्धन, लेकिन एक बहुत बड़ी डिबेट जरूर छिड़ गई है कि आपने जो कहा ना शुरुआत में कि मतलब अब सर्जरी आपको करनी पड़ी, आपने दवा इस तरीके की गलत कर दी। अब सवाल ये है कि अगला पहले उपराष्ट्रपति कौन होगा? तो हम पतंग तो नहीं उड़ा सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रीत नीति में पगा हुआ व्यक्ति आना चाहिए। लेकिन ये देखिए, नरेंद्र मोदी हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई ये मानता है कि ऐसा ही होगा तो मतलब मैं अभी उस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। बिहार चुनाव तक क्या वेट किया जाएगा? मुझे लगता है कि 60 दिन का समय होता है, क्या इतना वेट कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि इससे पहले हो जाएगा, बिल्कुल उससे पहले, क्योंकि लोगों ने थ्योरी दी कि नीतीश कुमार को मैं पूरी तरीके से खारिज कर रहा हूं, वो संभव नहीं है। स्वास्थ्य वजहों से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो और जिसके स्वास्थ्य पर इतने सवाल हो, उसको लेके आ जाए, इतना ऑब्वियस खेल नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी करती भी बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए तो ये तो अभी इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, पर हाँ, ये अब जरूर बात आ रही है कि लगातार जो आप बाहर से लाकर, जो आपको बाहरी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे अभी एक बार बताएं, इस घटनाक्रम से पहले जो राज्यसभा में भी जो नियुक्तियां हुई हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, उसमें भी जो लोग ला गए वो भी नाम चौंकाने वाले हैं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखूं, वहां से बात हो रही है, मतलब एक केस कोई लड़ रहा है तो निकम साहब हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनसे पूछा जाता है कि आप जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके बाद उनको बना दिया जाता है। चुनाव जीत कर वो नहीं आ पाए थे तो उनको राज्यसभा में ले आया जाता है। तो ये सब जो फैसले जिस तरीके से लिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन सब पर क्या मंथन होगा हर्षवर्धन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बाकी आपने कहा कि जैसे कुछ मुख्यमंत्री भी बदले जाने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक नहीं आ पाया है। मुझे लगता है कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, बिल्कुल, एक जगह से प्रधानमंत्री वहां पर, मतलब प्रधानमंत्री एक स्टेट से आते हैं, एक स्टेट से वो सांसद हैं, और रक्षा मंत्री भी उसी स्टेट से आते हैं, देख लीजिए यूपी से। और दो सबसे महत्वपूर्ण राज्य अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि के हिसाब से, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या अब करेंगे, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अब जो फैसले होंगे उसमें शायद इस बात का ध्यान रखा जाएगा, सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि कितना कौन फैशनेबल है, टिकाऊ भी देखे जाएंगे, और विचारधारा का जो उनका आग्रह है शायद वो देखा जाना चाहिए। अब ये, लेकिन इस पे जगदीप धनखड़ में जाते जाते एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, मतलब ये कैसे सत्ता का मद दिमाग पे चढ़ने लगता है। आपको पता है क्या हुआ कि जब वो आए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए जेडी वेंस, तो उन्होंने कहा कि वो भी उपराष्ट्रपति और हम भी उपराष्ट्रपति, तो बैठक की अध्यक्षता हम करेंगे। और जब वो करने को नहीं मिला तो वो जयपुर में रह गए। आप सोचिए, वो लगातार नाराज कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं, तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं। तो सीमाएं उन्होंने क्रॉस कर दी लगातार, कभी प्रोटोकॉल को लेकर। अब राज्यपालों को आप लिखित में दीजिए, आप हमारे सामने क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं? ऐसा कौन करता रहा है हर्षवर्धन? इस तरीके से तो कोई नेता नहीं करता रहा है। तो ये जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी, वो किस तरीके से सामने आ रही थी। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक ये था कि उन्होंने न्यायपालिका के साथ में जो टकराव मोल लेते हुए, कृषि व्यवस्था पर जो उन्होंने कहा कि सवाल उठाते हुए, सीधे सीधे कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको छेड़ने की कोशिश की जो उनके दायरे में आते नहीं थे, और उसमें उन्होंने मर्यादा की रेखा लांघी। इसके बाद सरकार को उनको उनकी जगह दिखानी पड़ी। लेकिन अब इसके बहाने थोड़ा हर्षवर्धन आगे बढ़ते हैं। मर्यादा की रेखा लांघी, और आप खरगे जी से संबंध रखना, अच्छे रहना, वो अलग बात है। लेकिन अगर जयराम रमेश आपके इतने बड़े पैरोकार होने लगे, आप अरविंद केजरीवाल से अनायास मिलने लगे, तो कई तरह के सवाल। राघव चड्ढा को जो मकान दिया इन्होंने, वो टाइप 6 का दे दिया, जो पहली बार के सांसद से बहुत ऊपर है। अब उसके बाद जब सरकार ने देखा कि ये नहीं है, उसको खाली करने का, तो वो कोर्ट में चला गया बंदा। ये भी वकील, वो भी वकील। अरे भाई, ये चल क्या रहा है? मतलब कोई संवैधानिक व्यवस्था है, आपका कोई मर्यादा है? आपको क्या लगता है कि आप सबके बीच में जाकर अजातशत्रु हो जाएंगे? और वो विपक्ष जो आपकी शारीरिक अशक्तता का मजाक उड़ा रहा था, उस समय नेता विपक्ष वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे।
और यही जयराम रमेश ने क्या क्या नहीं कहा, उनके थ्रेड देख लीजिए महाभियोग लेके आई महाभियोग कांग्रेस। लेकर आए, लेकिन आप तुरंत उसके बाद तो खैर चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इस पद पर जो उनको एक बहुत बड़ा मान दिया गया था वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की है, और मुझे लगता है कि इससे नुकसान होता है इस तरीके की चीजों पे। की बात आपसे करके राजेश्वर, तब बिहार और एसआईआर पर चलेंगे। क्या सत्यपाल मलिक हो सकते हैं या जगदीप धनखड़ की स्टोरी का द एंड हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि सत्यपाल मलिक का क्या हश्र हुआ ये तो जगदीप धनखड़ जानते हैं, क्योंकि देखिए ये रौला वाले आदमी हैं। जब आए थे तो कैसे राजनीति में आगे बढ़े, देवीलाल का जन्मदिन था, 75 गाड़ियों के लाओ लश्कर के साथ में यहाँ पर आ गए, तो उसके बाद वो नजरों में चढ़े। लेकिन आप याद करिए तो उन्होंने चंद्रशेखर को भी परेशानी किया, और राजीव गांधी जिनके मित्र थे उनके साथ भी उन्होंने क्या किया ये भी देख लीजिए। और मुझे लगता है सोनिया गांधी को लेकर भी राज्यसभा में जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की और जो कार्रवाई करने की बात की वो भी देख लीजिए। पर उनको ये पता है कि सत्यपाल मलिक का क्या हो रहा है, कुछ दिन की सुर्खियां, उसके बाद क्या। और यहाँ पर तो ऐसा वो लगता उपराष्ट्रपति नहीं है कि वो उस चल रास्ते नहीं पे पाएगा, क्योंकि उनका ये जो पूरा सारी चीजें बहुत खुलकर मुखर होकर आ चुकी हैं, और ना आप कोई उस तरीके का आंदोलन। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग इसको जाट और तमाम चीज़ें जोड़ने कि एक वीरेंद्र सिंह जाट थे वो भी चले गए, ये भी थे जाट थे वो भी चले गए, वो भी थे जाट वो भी चले गए। लेकिन मैं एक बात आपसे कह दूं, ये जो प्रतीकात्मक राजनीति करने की जो बात है इसका अंत होना चाहिए। वैसे तो फिर आरएलडी अभी एनडीए का हिस्सा NDA का है, हिस्सा। और चौधरी चरण सिंह का वंशज जिस जाट उसका राजनीति हिस्सा तो उन्हीं के पास। तो अभी उन्हीं के पास। और चौधरी चरण सिंह से बड़ा जाट नेता देश में आज तक कोई नहीं हुआ। चौधरी देवीलाल को आप कह सकते, लेकिन वो हरियाणा के थे, उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव नहीं था। जबकि चौधरी चरण सिंह हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर बड़े नेता होते थे, तो उनका पूरा देश में था। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को, और वैसे भी क्या मतलब झुंझुनू सीकर सब जगह पर क्या जब वो लाए गए थे, हरियाणा का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब उपराष्ट्रपति बनाए गए थे, तो उसमें क्या जाटों ने एकमुश्त वोट दे दिया था क्या? या विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें क्या एकमुश्त वोट दे दिया था? इस तरीके से राजनीति चलती नहीं है कि किसी एक समुदाय के या किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति को वहां पर बना दिया जाए। वहां पर उनके पीछे एक, चूंकि उनका वकालत का अनुभव था, और उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अपनी मतलब उस पर लोग सवाल भी उठाते हैं, जो चीज़ें की थी, अपनी उपयोगिता वहाँ पर दर्ज कराई थी, उसके बाद इस समय लाए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति का हर्षवर्धन अंत होना चाहिए, क्योंकि जब आप एसआईआर की बात कर रहे हैं उसी समय ओबीसी की भी बात आ रही, मुझे लगता है प्रतीकात्मक राजनीति के कोई मायने नहीं है।